मैं नवनीत श्रीवास्तव। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, अध्याय 11। इसके अंतर्गत कल हम पहुंच चुके थे। लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसमें एक किसान ने खड़े होकर के महात्मा गांधी को अपनी पीड़ा बताई थी, जिसमें उसने कहा था कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने के लिए हम पर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। इसके पश्चात आज हमारा जो भाग प्रारंभ होने वाला है वो है 2 असहयोग की शुरुआत और अंत। असहयोग की शुरुआत और अंत, यानी इस अध्याय में हम असहयोग को प्रारंभ करेंगे और उसका अंत भी इसी शीर्षक में हो जाएगा। तो जैसे ही उस किसान ने कहा, महात्मा गांधी ने उसकी बात पर विचार किया और चंपारण में जाकर के उन्होंने एक आंदोलन किया था, जो चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। हम 1917 की बात करते हैं। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। मतलब 1917 में महात्मा गांधी का जो समय था वो किसानों की काश्तकारी और उन्हें अपनी पसंद की फसल बोने के लिए आंदोलन करने में ही बीता। यानी अपनी पसंद की जब भी वो उपज करेंगे तब क्या होगा, उन्हें फसल बोने की आज़ादी मिल जाएगी। जबकि चंपारण में ऐसा नहीं था। चंपारण के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी औपनिवेशिक शासन के दबाव के कारण। अगले वर्ष यानी 1917 में तो महात्मा गांधी ने केवल किसानों को ये अधिकार दिलाया जिससे वो अपनी पसंद की फसल उगा सके। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। अगले वर्ष यानी 1918 में 1917 का समय गांधी जी किसानों को अपनी पसंद की, यानी किसान अपनी पसंद की फसल उपजा सकें, अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में व्यतीत हो गए थे। आज़ादी दिलाने में व्यतीत हुआ और 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, यानी गुजरात के निवासी हैं महात्मा गांधी और उनका जो गृह राज्य है वहाँ अब कृषि से उद्योगों की तरफ बढ़े महात्मा गांधी। चूँकि गुजरात में वैसे ही ज़्यादा उद्योग हैं तो उन्होंने अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। यानी कपड़े मिल में कुछ मजदूर काम करते थे, उन्हें काम इस प्रकार से कराया जाता था कि अमानवीय तरीके से ज़बरदस्ती काम करवाना, उन्हें काम करने की अच्छी सुविधाएं ना देना, समय पर बोनस ना देना, कम वेतन देना, कार्य के अधिक घंटे होना, बीच में विश्राम का समय ना होना, इस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हो रहे थे। तो महात्मा गांधी ने जाकर के अपने गृह राज्य के श्रम के मामले में हस्तक्षेप किया और उन मजदूरों को बेहतर स्थितियों की मांग की उन्होंने कि काम की इनके लिए बेहतर स्थितियां प्राप्त हों। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य के किसानों का
लगान माफ करने की मांग की। यानी यहां उन्होंने क्या किया, औद्योगिक श्रमिकों को काम की उचित दशा की मांग की। और जब यहां काम की उचित दशा की मांग की, इसके तत्पश्चात खेड़ा में फसल चौपट होने के बाद, इसी के बाद उन्होंने 1918 में ही खेड़ा में फसल चौपट होने, यानी फसल चौपट हो चुकी थी प्राकृतिक आपदा के कारण। तो उन्होंने क्या कहा था, खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से लगान माफ करने की मांग की। लगान माफ करने के लिए उन्होंने मांग की। यानी सबसे पहले चंपारण जो कि बिहार में है, वहाँ उन्होंने नील की खेती रोकने के लिए और किसानों को अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से फसल उगाने के लिए आज़ादी दिलवाई। इसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर के श्रमिकों को काम की उचित दशाएं दिलाईं और खेड़ा में भी उन्होंने सत्याग्रह किया था। इसके द्वारा वहाँ जो फसल चौपट हो चुकी थी उसके बाद सरकार से लगान माफ करने की मांग की। ये 3 आंदोलन हो चुके थे महात्मा गांधी के। पहला चंपारण, इसके बाद अहमदाबाद और तीसरा था खेड़ा। इन आंदोलनों की पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। महात्मा गांधी का पहला संबोधन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उसमें भी गरीबों के लिए बोले थे वो। दूसरा उनका था चंपारण आंदोलन, ये गरीबों के लिए था, किसानों के लिए था। तीसरा श्रमिकों के लिए अहमदाबाद में, और चौथा खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर वहाँ के किसानों को सरकार से राहत दिलाना, जिससे सरकार उनसे लगान वसूल ना करे। अब तो महात्मा गांधी की पूरे देश में ऐसी छवि बनने लगी कि ये गरीबों के मसीहा हैं। ऐसे राष्ट्रवादी शासन, ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति रखते थे। ये महात्मा गांधी की छवि पूरे देश में आने लगी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। ये सभी कैसे थे? स्थानिक संघर्ष, एक स्थान विशेष तक रहने वाले ये संघर्ष थे, क्योंकि इन संघर्षों का क्षेत्र केवल एक स्थानीय क्षेत्र था। जैसे चंपारण का पूरा बिहार नहीं, बल्कि बिहार का चंपारण जिला था। इसी प्रकार अहमदाबाद में जो श्रमिकों के लिए उन्होंने कार्य की उचित दशाएं दिलाई थी, इसके लिए क्या था, केवल और केवल उनका उसी मिल के या उसी उद्योग के श्रमिकों को कार्य की उचित दशाएं दिलाना था। और तीसरा था खेड़ा के किसानों के लिए उनकी फसल चौपट होने पर। तो ये तीनों आंदोलन स्थानिक थे, एक स्थान विशेष तक ही सीमित थे। अब महात्मा गांधी को और अपने पंख फैलाने थे, और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके बाद 1919 में, अब बात आती है 1919 की। बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। कहते हैं ना, जब किस्मत देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, लेकिन अगर हम उस समस्या का सामना करते हैं, हम उस समस्या से जूझते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं और एक कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। इसलिए समस्याओं से कभी मत घबराओ। 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान, यानी 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 14 में और 1918 तक चला था। तो इस महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 14 से 18, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 14 से 18 तक, तो इस स्थिति में अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक शासन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि किसी प्रकार का कोई अखबार, किसी प्रकार की किसी चीज़ की सामग्री को बगैर हमारी अनुमति के ना छापा जाए, या फिर प्रेस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। कोई भी प्रेस यदि कोई छापती है, किसी भी प्रकार का समाचार छापती है, तो बगैर जांच किए उसको कारावास दे दिया जाए। तो महात्मा गांधी को ये अच्छा मुद्दा मिल गया था, यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। यानी इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 तक प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बगैर किसी जांच के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार दे दिया था। अब होता क्या है, पूरे देश भर में अब सर सिडनी रॉलेट 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे, और इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशों पर, संस्तुति मतलब सिफारिशों पर, उनकी सिफारिशों पर कठोर उपायों को जारी रखा गया। यानी जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर कठोर उपाय लगाए थे, इनमें प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी जांच के, बगैर किसी पड़ताल के जेल में डालने का अधिकार था, ये अंग्रेजों ने लगाया था। और इन सिफारिशों को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोरताओं को जारी रखा। यदि कोई भी भारतीय, अंग्रेजों को लगता था कोई भी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहा है या किसी प्रकार की अन्य गतिविधि में संलिप्त है, तो बगैर जांच के, बगैर उसका पक्ष सुने, बगैर किसी प्रकार की बात किए उसको जेल में डालने का अधिकार दे दिया गया। और इसी संस्तुति का नाम पड़ गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट किसी भी नाम से इसको जाना जाता था, जैसा जिसका उच्चारण उस हिसाब से लोगों ने कहा। किसी ने रोलेट एक्ट कहा, किसी ने रॉलेट एक्ट कहा। तो ये रॉलेट एक्ट, चूंकि सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे समिति के, और उसी की संस्तुतियों की कठोरताओं को जारी रखा गया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में डाला जा सकता था। कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट ने अपील, वकील और दलील इन तीनों को खारिज कर दिया था। मतलब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ना तो अपील की जा सकती थी, ना कोई वकील से कानूनी सलाह ली जा सकती थी, और ना ही कोई दलील दी जा सकती थी। जब चाहे, जहां चाहे, जिस प्रकार से चाहे किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था इसी कानून के द्वारा। जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चला, इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। महात्मा गांधी ने यही इसी के जवाब में गांधी जी ने, मतलब अभी तक गांधी जी के जो आंदोलन हुए थे, चाहे वो चंपारण का हो, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन हो या फिर खेड़ा का किसानों का आंदोलन हो, सभी आंदोलन क्या थे? स्थानिक थे, एक स्थान विशेष तक सीमित थे। लेकिन महात्मा गांधी को पहली बार ऐसा मुद्दा मिला जिससे वो पूरे देश में एक आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो गए, और इसका नाम था, गांधी जी ने जवाब में रॉलेट एक्ट। क्या किया इन्होंने? रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चला दिया।
खिलाफ देश भर में, यहां देश भर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का पूरे देश के लिए पहला आंदोलन था ये। देश भर में अभियान चला दिया उन्होंने। चूंकि महात्मा गांधी की छवि गरीबों के प्रति उदार और एक राष्ट्रवादी नेता की बन चुकी थी। जो भी उन्होंने आंदोलन चलाए थे इससे पहले वो सब गरीबों के लिए थे, पहली बार बोले भी वो गरीबों के पक्ष में थे। तो देश में एक ऐसी छवि बन रही थी महात्मा गांधी की जो गरीबों के मसीहा हैं और राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत है। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठप सा हो गया था। महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट के जवाब में उसके खिलाफ पूरे देश में जब अभियान चलाया, तो इसी अभियान के अंतर्गत पश्चिमी भारत के कस्बों में, जो कि पश्चिमी भारत में गुजरात आ जाता है, मुंबई प्रांत था, वो एक ही चीज़ थी। तो पश्चिम भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया। चारों तरफ बंद, सब कुछ बंद, बाजार बंद, दुकानें बंद। इसके बाद वहां पश्चिम भारत में जीवन ठहर गया था जब बंद हुआ। इसके किसके खिलाफ? रोलट एक्ट के खिलाफ। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ था। पंजाब में भी एक बहुत कड़ा विरोध हुआ था रोलट एक्ट का, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में पंजाब के बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी, अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे। जिस ओर से ब्रिटेन लड़ रहा था उसी तरफ से भारत के लोग भी ब्रिटेन के लोगों के साथ मिल करके लड़े थे। तो अंग्रेजों के पक्ष में पंजाब के लोगों ने सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलट एक्ट दिया गया। अंग्रेज पंजाब के सैनिकों को लग रहा था, पंजाब के लोगों को लग रहा था कि हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़े हैं विश्व युद्ध में। जब अंग्रेजों ने कहा हम उनके पक्ष में लड़े, हमने सेवा की है, तो सेवा के बदले में इनाम की तो जरूरत होती है ना। तो उन्हें लग रहा था कि अब हमको कोई इनाम मिलना चाहिए, लेकिन इनाम के बदले क्या मिला? रोलट एक्ट, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको बगैर जांच पड़ताल के जेल में डाल देते थे और उसकी कोई वकील अपील नहीं सुनी जाती थी। तो पंजाब के लोगों को जब बदले में क्या मिला? रोलट एक्ट मिला। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। महात्मा गांधी जब पंजाब की तरफ जा रहे थे तो महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया। स्थानीय अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां के जो स्थानीय अंग्रेज थे इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय कांग्रेस जनों को किया था, अंग्रेजों को नहीं। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया था। मतलब वहां के जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस तो 1885 में बन चुकी थी, बात हम 1919 की कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस में 1906 और 7 में दो, यानी कांग्रेस में विभाजन हो गया था, एक नरम दल बन गया था, एक गरम दल बन गया था। तो स्थानीय जो कांग्रेस के लोग थे, यानी कि पंजाब के जो कांग्रेसी जन थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे यानी पंजाब प्रांत की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे और तनावपूर्ण होती गई। पंजाब में धीरे धीरे और तनाव आने लगा। यानी पंजाब के लोगों ने जब इस आंदोलन का विरोध किया तो पंजाब की तरफ महात्मा गांधी जाने लगे। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही साथ स्थानीय कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार पंजाब की स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगी। अप्रैल का महीना था 1919 में अमृतसर के एक खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई। अब तो यहां अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यानी इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ जो खून खराबे के सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर पहुंच गई, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई।
जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी इसी रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए, तो वहां अंग्रेजों के एक ब्रिगेडियर ने बगैर चेतावनी दिए उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। तो यह खून खराबा उसके लिए चरमोत्कर्ष था अंग्रेजों के लिए। तो जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया और इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। उस ब्रिगेडियर का नाम था जनरल ओ डायर। जनरल डायर के नाम से जाना जाता था उसको, पूरा नाम जनरल ओ डायर था। रोलट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए और इस प्रकार अब तो गांधी जी पूरे देश में सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। अब महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, जैसे ही महात्मा गांधी को सफलता मिली रोलट अभियान के विरोध में, उनको सफलता मिली तो गांधी जी और उत्साहित हुए और अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। और महात्मा गांधी क्या लेकर आ गए, असहयोग आंदोलन। जब उन्हें रोलट एक्ट के विरोध का में जो उन्होंने अभियान चलाया था, इस अभियान में जब उनको सफलता मिली तो उत्साहित होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन लेकर आ गए। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया, महात्मा गांधी ने आग्रह किया कि जो लोग भी भारत में उपनिवेशवाद है, अंग्रेजों के शासन का जो लोग खात्मा करना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं। आग्रह क्या किया था कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय में ना जाएं। क्या कहा था उन्होंने भारत के उन लोगों से जो उपनिवेशवादी शासन का अंत करना चाहते हैं, कि वो स्कूलों में ना जाएं, कॉलेजों में ना जाएं और ना ही न्यायालय में जाएं, सरकार की जो सी चीजें हैं उनसे दूर रहें, तथा कर ना चुकाएं। और अगर सरकार, उपनिवेशवादी सरकार कर मांगती है, टैक्स मांगती है तो ना चुकाएं। तो 4 काम हो गए, स्कूलों में ना जाएं, कॉलेजों में ना जाएं, न्यायालयों में ना जाएं और कर ना चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। अगर संक्षेप में समझाया जाए तो उन लोगों से जो भारत में उपनिवेशवादी शासन का खात्मा करना चाहते थे, अंत करना चाहते थे, उन लोगों से महात्मा गांधी का एक ही आग्रह था कि सभी लोग अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों को त्याग दें। जो आप अपनी इच्छा से त्याग सकते हो वो त्याग दें। सभी को तो इसका त्याग करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। महात्मा गांधी ने यह कहा था उन लोगों से जो औपनिवेशिक शासन का अंत करना चाहते थे कि यदि असहयोग का आप 1 साल तक पालन करो, जो आप अपनी इच्छा से त्याग सकते हो। आप अपनी इच्छा से स्कूल ना जाओ, ये तो ऐच्छिक त्याग है ना। आप अपनी इच्छा से कॉलेज मत जाओ, ये भी ऐच्छिक त्याग है। आप अपनी इच्छा से न्यायालय मत जाओ, ये भी ऐच्छिक त्याग है। और आप अपनी इच्छा से कर मत दो, ये भी ऐच्छिक त्याग है। यदि 1 साल तक आपने इसका पालन किया तो हमें 1 साल के बाद या 1 साल तक स्वायत्तता मिल जाएगी, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। महात्मा गांधी को तो अपने संघर्ष का विस्तार करना ही था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उससे भी उन्होंने हाथ मिला लिया। जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। यानी तुर्की के शासक थे कमाल अतातुर्क, इनके द्वारा एक क्या किया गया था, सर्व इस्लामवाद, इसको सर्व सिलाओ का नाम भी दिया जाता है इतिहास में।
सर्व इस्लामवाद का एक प्रतीक था, जो कि खलीफा की पुनर्स्थापना चाहता था। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो मुसलमानों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, लेकिन बाद में उनको भी कुछ नहीं मिला। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि खलीफा की हम पुनर्स्थापना कर देंगे, लेकिन बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद उनको भी कुछ नहीं मिला। खलीफा की पुनर्स्थापना नहीं की। जब नहीं की तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम था सर्व इस्लामवाद, और इस आंदोलन को तुर्क के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और इस प्रकार एक आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन से भी महात्मा गांधी ने हाथ मिला लिया, जिससे असहयोग आंदोलन और मजबूत बन सके।